नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। मध्य प्रदेश की खबरों के हमारे खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। अगले 24 मिनट में हम आपको बताएंगे कि आज मध्य प्रदेश में क्या हुआ है। भोपाल से इस वक्त एक बड़ी खबर, जहां पर व्यापम घोटाले में बीएमओ को 7 साल की सजा सुनाई गई है। मुल्ताई के तत्कालीन बीएमओ डॉक्टर पल्लव अमृतफले को सजा सुनाई गई है। 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। पीएमटी 2009 परीक्षा में सालवर को बैठाकर परीक्षा उसने पास की थी। रीवा में एडमिशन लेकर उसने MBBS की डिग्री हासिल की थी। सीबीआई कोर्ट ने डॉक्टर पल्लव को दोषी पाया था। STF ने बीएमओ डॉक्टर पल्लव अमृतफले पर FIR दर्ज की थी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भोपाल से, जहां पर व्यापम घोटाले में बीएमओ को 7 साल की सजा सुनाई गई है। मुल्ताई के तत्कालीन बीएमओ डॉक्टर पल्लव अमृतफले को सजा सुनाई गई है। और अब आइए देखते हैं कुछ खबरें विस्तार से। शराबबंदी आंदोलन के बहाने तो कभी अपने बयानों के जरिए सरकार और बीजेपी के खिलाफ उमा भारती लगातार बयान देती रही है और बीजेपी की मुश्किलें भी बढ़ाती रही हैं। उमा भारती पिछले 3 दिनों से भोपाल के अयोध्या नगर में शराब दुकान के सामने धरने पर बैठी हैं। हालांकि उमा भारती इसे धरना न बताते हुए प्रवास बता रही, मगर बीते 1 साल से उमा भारती की मध्य प्रदेश में अलग तरह की सक्रियता बता रही है कि उमा भारती खुद को साबित करने के लिए इस तरह के बयान और आयोजन कर रही है। अगर शराब नीति हमारे अनुकूल नहीं आई तो फिर जो होगा उसको कोई रोक नहीं पाएगा और फिर वो हजारों दुकानों पर होगा। फिर वो एक नमूना होगा इस बात का कि लोकतंत्र में अगर जनता की आवाज नहीं सुनोगे तो उसके परिणाम क्या होंगे। यह है बीजेपी की फायर ब्रांड नेता और मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती, जो अपनी ही सरकार को चेतावनी दे रही है कि अगर शराब नीति उनके मुताबिक नहीं आई तो जो होगा उसे कोई रोक नहीं पाएगा। जाहिर है, शराबबंदी को लेकर उमा भारती ने पिछले 2 साल से कई बयान दिए। पिछले 3 दिनों से भोपाल के अयोध्या नगर में शराब दुकान के सामने धरने पर भी बैठी उमा भारती ने मंगलवार को एक के बाद एक 3 ट्वीट किए और आखिर में लिखा कि मैं एक अच्छे समाचार की प्रतीक्षा में हूँ। प्रदेश में नई शराब नीति की मांग पर अपनी ही सरकार को घेर रही पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के बहाने कांग्रेस भी हमलावर है। अगर उमा जी गंभीर है कि शराबबंदी मध्य प्रदेश में होना चाहिए, उन्होंने तो पहले एक पत्थर भी उछाला था, तो गंभीर है तो गंभीरता के साथ इस आंदोलन को आगे बढ़ाएं। मैं खुद उनके साथ खड़ा होऊंगा। तो क्या मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती और भारतीय जनता पार्टी के बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है? 31 तारीख को अगर नीति में मेरे परामर्श शामिल नहीं हुए तो मैं चाहती नहीं हूँ ना कि शिवराज जी से लड़ाई हो। मैं चाहती ही नहीं हूँ कि मैं बीजेपी को नुकसान पहुँचाऊँ। मैं उससे बचाना चाहती हूँ, लेकिन एक तरफा ताली नहीं बजेगी। उनको भी चेष्टा करनी पड़ेगी ना कि ऐसे हालात ना बने। मध्य प्रदेश की सियासत में खुद को प्रासंगिक बनाए रखने के लिए उमा भारती ने शराबबंदी के जरिए महिलाओं की हिमायती होने का दाव चला है। जाहिर तौर पर उमा की सक्रियता को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि शराब तो बहाना है, क्या कहीं और उनका निशाना है? तो मध्य प्रदेश में चुनावी साल में राजनीति तेज हो चुकी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस के वचन पत्र को झूठ का पुलिंदा बताया है। साथ ही कमलनाथ से सवाल पूछा है, जिस पर कांग्रेस ने भी अब बीजेपी पर निशाना साधा है। MP में विधानसभा चुनाव के पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान और पूर्व सीएम कमलनाथ के बीच प्रश्नोत्तर काल चल रहा है। शिवराज सिंह हर दिन एक सवाल कमलनाथ से पूछते हैं और कमलनाथ जवाब में पलटवार करते हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस के वचन पत्र को झूठ का पुलिंदा बताया। सीएम शिवराज ने कमलनाथ से फसल बीमा के वादे पर सवाल पूछते हुए कहा कि ग्राम सभा की अनुशंसा पर वचन पत्र में कहा था किसान को फसल बीमा का लाभ देंगे। क्या 18 महीने में आपने ये योजना बनाई? क्या किसानों को फसल बीमा का लाभ मिला? ग्राम सभा की अनुशंसा पर फसल बीमा का लाभ किसान को देंगे। क्या ग्राम सभा की अनुशंसा इतनी बार नुकसान हुआ, आपने ली? जवाब तो देना होगा। वहीं सीएम शिवराज के सवाल पूछने पर कांग्रेस के तरुण भनोट ने कहा कि विपक्ष से सवाल पूछना सीएम को शोभा नहीं देता। सीएम को सवाल पूछने के बजाय अब जनता को जवाब देना चाहिए। शिवराज जी को क्या ये शोभा देता है कि वो सवाल और जवाब करे? उसको तो ये बताना चाहिए कि मैंने प्रदेश में ये किया है। इस चुनावी साल में सीएम शिवराज और पूर्व सीएम कमलनाथ के बीच सवाल पूछने से प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है।
मध्य प्रदेश की ग्राम सरकार नाराज हो गई है। प्रदेश के सरपंच सरकार से नाराज हैं और बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। चुनावी साल में मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ सरपंचों ने अपनी 13 सूत्रीय मांगों को लेकर मोर्चा खोल दिया है। राष्ट्रीय सरपंच संघ के नेतृत्व में ग्राम सरकार बचाओ अभियान आंदोलन कर रहे प्रदेश भर के सरपंच और राष्ट्रीय सरपंच संघ के जिला अध्यक्ष राजधानी के गांधी भवन में जुटे। सरपंचों ने सरकार को अगले 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। 23,000 सरपंचों के प्रतिनिधि और निर्णय करके जा रहे हैं कि सीएम साहब अगर उनसे बात कर लेते हैं 2 दिन 5 दिन में तो ठीक है, अन्यथा 5 तारीख से जब आप हमारे नहीं तो हम आपके नहीं। सरपंचों के आंदोलन पर अब सियासत भी शुरू है। बीजेपी कांग्रेस आमने सामने है। कांग्रेस जैसे जो दल हैं वो कई बार टूल किट एजेंडा को खड़ा करने का प्रयास करते हैं, कहीं उसके पीछे कांग्रेस का कोई षड्यंत्र तो नहीं। सरकार से खुश कोई भी नहीं है, सरकार के खिलाफ दो हाथ करने के मूड में है। प्रदेश भर के सरपंच सरकार की 5 फरवरी से शुरू हो रही विकास यात्रा का भी विरोध करेंगे। एमपी के सरपंच सबसे ज्यादा मनरेगा मजदूरों को समय पर भुगतान नहीं मिल पाने और सीएम हेल्पलाइन पर शिकायतों का समय पर निपटारा न हो पाने से परेशान है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस में अफसरों की तारीफ की। उन्होंने कहा कि हम वो लोग हैं जिन्हें जनता की जिंदगी बदलने का सौभाग्य मिला है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कलेक्टर कमिश्नर के साथ कॉन्फ्रेंस की। कॉन्फ्रेंस 2 दिवसीय है, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विभागवार विकास कार्यों और योजनाओं की समीक्षा कर रहे हैं। सीएम ने केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन और मॉनिटरिंग को लेकर जानकारी ली है। मीटिंग में मुख्यमंत्री ने कुछ अधिकारियों की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि हम वो लोग हैं जिन्हें जनता की जिंदगी बदलने का सौभाग्य मिला है। आप शासन के प्रतिनिधि हैं, अच्छा कार्य देखकर मन में आनंद और प्रसन्नता होती है। हम लोगों की जिंदगी बदलने के लिए काम कर रहे हैं। आप साधारण नहीं, मध्य प्रदेश के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। आप प्रदेश के 8.5 करोड़ नागरिकों में से चुनिंदा लोग हैं। 52 कलेक्टर, 10 कमिश्नर, वल्लभ भवन की सीनियर अफसर हैं। ये टीम मध्य प्रदेश है जो प्रदेश की उन्नति के लिए हर क्षण संकल्पित है। मध्य प्रदेश की ग्रोथ रेट 19.76% है। बैठक में शिवराज ने कहा कि हमें और अधिक जी-जान और साहस के साथ लोगों की सेवा करनी है। मुख्यमंत्री ने कहा हमारी कई उपलब्धियां हैं। गरीबों की जिंदगी में बदलाव लाना हमारा लक्ष्य है। प्रदेश के नागरिकों के जीवन में खुशहाली लाना हमारा कर्तव्य है। मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के गृहनगर ग्वालियर में बिजली बिल के डिफॉल्टरों की संख्या प्रदेश में सबसे ज्यादा है, जिस पर प्रदेश में अब राजनीति शुरू हो गई। मध्य प्रदेश में बिजली बिल के डिफॉल्टर बकाया बिल भरने का नाम नहीं ले रहे हैं, जिनके आगे बिजली कंपनी के अभियान भी बेअसर नजर आ रहे हैं। वहीं आपको ये जानकर हैरानी होगी कि वर्तमान में सबसे ज्यादा बिजली बिल का बकाया प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर की विधानसभा क्षेत्र में है। ग्वालियर विधानसभा के ऊपर 201 करोड़ का बकाया है। वहीं ग्वालियर में 1.25 लाख घरेलू उपभोक्ता ऐसे हैं जो नियमित बिल नहीं भरते हैं। 474 करोड़ में से 387 करोड़ रुपए घरेलू उपभोक्ताओं पर बकाया है। ऐसे में कांग्रेस राजनीति कर रही है तो बीजेपी अपने मंत्री के बचाव में आ गई है। ऐसा नहीं है, पूरे शहर के लिए जो भी रियायत अगर होती है तो पूरे शहर को दी जाती है, और इस बार भी अगर रियायत की बात आएगी तो पूरे शहर को दी जाएगी। ऊर्जा मंत्री तो स्वयं इस समय अपनी नौटंकियों से फ्री नहीं हो पा रहे हैं, तो उनका बिजली व्यवस्था कैसे सुधरे। बिजली बिल के डिफॉल्टरों द्वारा बिजली बिल नहीं भरने से हर महीने औसतन 10 करोड़ का बकाया बढ़ रहा है। बकाये के साथ साथ बिजली चोरी भी बढ़ी है। ऐसे में देखना होगा कि बिजली कंपनी घाटे से उबरने के लिए क्या करती है। मध्य प्रदेश में अवैध कॉलोनियों में रहने वाले जल्द ही अपने मकानों को वैध होता देख सकेंगे। साथ ही वर्तमान अवैध कॉलोनी पर कार्रवाई के साथ उनका अतिक्रमण भी हटाया जाएगा। देवास नगर निगम प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की तैयारी की है। दरअसल निगम प्रशासन ने 100 से ज्यादा अवैध कॉलोनी चिन्हित किए हैं, जिसमें 90 से ज्यादा अवैध कॉलोनियों के 150 से अधिक कॉलोनाइजर के खिलाफ निगम के अंतर्गत 5 थानों में FIR दर्ज होगी। वहीं 2016 से पहले की लगभग 90 अवैध कॉलोनी वैध होंगी। वर्तमान में 15 से ज्यादा अवैध कॉलोनियों पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी। निगम के इस फैसले से प्लॉटिंग करने वालों में हड़कंप मच गया है। सभी नगर निगमों में ये कार्रवाई चल रही है। देवास नगर निगम में हमने और तेजी से इस काम को करा है, सो दैट कि लोगों को अधिक से अधिक इसका लाभ मिल पाए। कॉलोनाइजरों को FIR करनी है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी है, और अगर वहाँ कोई निर्माण हो गए हैं तो उनको तोड़ना है। बता दें कि अवैध कॉलोनियों को वैध कर रहवासियों को राहत देने के लिए प्रदेश सरकार लंबे समय से तैयारी कर रही है। अब इसमें कुछ तेजी आई है। अवैध कॉलोनी बनाने वाले कॉलोनाइजर पर पहले FIR दर्ज कराई जाएगी और उसके बाद कॉलोनियों को वैध किया जाएगा, ताकि वहां रहने वालों को उनके मकानों का मालिकाना हक मिल सके।
मध्य प्रदेश में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आज दूसरा दिन है और इसी क्रम में आज ग्वालियर शहर में भी खेलो इंडिया यूथ गेम्स का बैडमिंटन के रोमांच मैच से आगाज हो गया है। वहीं इंदौर में बास्केटबॉल और टेबल टेनिस के शानदार मुकाबले हुए। मध्य प्रदेश में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आगाज हो चुका है। 30 जनवरी से शुरू हुए खेलो इंडिया गेम्स का 11 फरवरी तक राज्य के अलग अलग शहरों में आयोजन किया जाएगा। इसी क्रम में आज ग्वालियर शहर में भी खेलो इंडिया यूथ गेम्स में बैडमिंटन के रोमांचक मैच से आगाज हुआ। बैडमिंटन के मुकाबले में राजस्थान ने कर्नाटक को पहले सेट में 21-14 से शिकस्त दी। वहीं बालिका वर्ग में कर्णिका ने दूसरे सेट में हीरल चौहान को 12-17 से हरा दिया। मध्य प्रदेश को इतने बड़े मौका मिला है, अच्छा मौका मिला है इतने बड़े खेल का आयोजन करने के लिए, और इसमें कम से कम बहुत सारे बच्चे पूरी इंडिया से आके खेल रहे हैं। लेकिन काफ़ी टफ कंपटीशन था और प्री क्वार्टर में हारा हूँ मैं थर्ड सेट, और इसमें काफ़ी अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी मिला मुझे। खेलो इंडिया गेम्स के तहत इंदौर में भी बास्केटबॉल और पुरुष महिला टीमों के बीच बेहतरीन और जबरदस्त रोमांचक मुकाबला देखने को मिला। आने वाले दिनों में बैडमिंटन, हॉकी, जिम्नास्टिक और मार्शल आर्ट, कलियारी पट्टू की प्रतियोगिताओं का रोमांच देखने को मिलेगा। केंद्र सरकार के बजट को लेकर सराफा बाजार के व्यापारियों को काफी उम्मीदें हैं। व्यापारियों का कहना है कि सरकार को इंपोर्ट ड्यूटी कम करना चाहिए ताकि व्यापारियों को व्यापार में और खरीदार को भी लाभ मिल सके। इंपोर्ट ड्यूटी जो लग रही है, बढ़ी हुई है, वो कम हो क्योंकि रेट लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 57,500 का भी है। अगर ये भाव 60,000 भी होगा, 65 भी होगा तो ग्राहक को खरीदना है, क्योंकि उसको अपने बच्ची के लिए, बहू के लिए जो भी लेना है ज्वेलरी, वो लेना है। यही अपेक्षा है कि इस बार सरकार हम लोगों की जरूर सुनेगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का, मध्यम वर्गीय परिवार सोने चांदी की ओर उनका रुझान बढ़ेगा। ये बात तो बजट सभी व्यापारी बंधुओं के लिए स्वर्णिम वर्ष कहा जाता है। इससे अगले साल की सारी योजना है क्रियान्वित होती है। हमारा सरकार से ये अनुरोध है कि वो सारे टैक्सेस कम करके और सोने में जो है ड्यूटी घटाना चाहिए गवर्नमेंट को। कि केंद्र सरकार चांदी सोने के बजट में रियायत दे। इनकम टैक्स की स्लैब है, केवल 5 लाख रुपए तक की छूट है इनकम टैक्स में, तो अभी 5 लाख से इन छूटों को बढ़ा के भी 7 लाख 8 लाख रुपए की दर में लाना चाहिए। तो 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश होगा। उससे पहले आपको दिखाते हैं कि रायपुर के थोक और खुदरा व्यापारी बजट को लेकर क्या उम्मीद रखते हैं। टैक्स का जो छूट है वो दायरा बढ़ना चाहिए और व्यापारी को सहूलियत मिलनी चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट से। बिजनेस करने का सरलीकरण होना चाहिए। इस तरह की गवर्नमेंट की पॉलिसी है। आजकल ई इनवॉइस हो गया है 10 करोड़ से ऊपर में, TDS हो गया, TCS हो गया। 10 करोड़ की टर्नओवर बहुत मामूली है। जिस तरह की चीज़ों के दाम पिछले 5 सालों से 4 गुना बढ़ चुके हैं। बजट तो सरलीकरण होना चाहिए बजट में, और विकास के साथ साथ गवर्नमेंट को टैक्सेशन में भी ऐसा एक बनाना चाहिए कि आम आदमी को बाहर भी न लगे, देश को भी विकास के लिए उसको राजस्व को प्राप्ति भी होनी चाहिए। GST की समान रूपता हो कि 12%, 5%, 18% एक समान हो जाए। तो केंद्र सरकार के इस साल के बजट से कॉन्ट्रैक्टर्स और बिल्डर्स को खासी उम्मीद है। रियल एस्टेट सेक्टर के देश के सबसे बड़े संगठन क्रेडाई के पदाधिकारियों ने बताया कि आवासों की लागत कम करने के लिए जरूरी है कि सरकार छूट का दायरा बढ़ाए। वाला बजट है उससे ठेकेदारों को, मतलब कॉन्ट्रैक्टर्स को और बिल्डर्स को, सभी को बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं कि कम से कम बिल्डिंग मटेरियल की दरों में लगाम कसे, सीमेंट की दरें, सरिया की दरें कम हो, जिससे निर्माण कार्यों में गुणवत्ता आए और हम लोगों के लिए एक आसान माध्यम बन सके कि हम उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर और अर्थव्यवस्था में अपनी महती भूमिका निभा सकें। रियल इस्टेट के अंदर खरीदार है बिल्कुल लोअर क्लास आदमी, उसकी जो सब्सिडी की स्कीम है CLSS, सरकार से हम ये सभी यही चाहते हैं कि ये स्कीम बिल्कुल बरकरार रहे। तो केंद्रीय बजट को लेकर खरगोन जिले के किसानों ने भी केंद्र सरकार से काफी उम्मीदें लगाई हैं। अन्नदाता चाहते हैं कि उनकी फसल का उचित दाम मिले। देश के अन्नदाता है, रात को लाइट आती है, खेत में जाते हैं, रात को पानी देते हैं, हमको बजट में मतलब कम मिल रहा है, समर्थन मूल्य बढ़ाना चाहिए। केंद्र सरकार किसानों का ध्यान रखना चाहिए। कपास, गेहूँ, चने सबका रेट बढ़ना चाहिए। किसान हित में बजट पारित करे और सभी खाद्यान्न वस्तुओं का समर्थन मूल्य करके उसका रेट बढ़ाया जाए। किसान की फसल का ही भाव नीचे क्यों लाया जाता है? बाकी महंगाई को भी देखना चाहिए।
और जो आगे जो बजट बन रहा है ये किसान हितैषी बजट बनना चाहिए। सरकार से ये कहना चाहते हैं कि भाई हमारी फसल की कीमत नहीं हमें पूरे बराबर मिल रही है। सरकार से यही उम्मीद है कि किसान की फसल जब निकलती है उस समय पे उचित दाम मतलब किसान को मिलना चाहिए। लागत लग रहा है उसमें तो संतुष्ट है नहीं, लागत ज़्यादा लगती है, खाद का भाव ज़्यादा है, दवाई महंगी हो रही। तो लोगों के रिएक्शंस आपने सुने हैं कि बजट को लेकर लोगों को किस तरह की से उम्मीदें हैं। कल आम बजट पेश होना है, देश और प्रदेश को क्या मिलेगा कल पता चल जाएगा और इसकी अपडेट आप दिन भर IBC 24 पर देख सकते हैं। मध्य प्रदेश की खबरों फिलहाल इतना है, लेकिन ताजा अपडेट के लिए बने रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।